नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपसे हमारे कृषि विशेषज्ञों के अनुभवों और आविष्कारों को साझा करते हैं ताकि आप इनका लाभ अपनी खेती में उठा सकें। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। नैनो यूरिया के इस्तेमाल से उत्पादन में होगी वृद्धि। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में खेती के लिए रेन आउट शिल्टर है बेहतर तकनीक। औषधीय गुणों से भरपूर सर्पगंधा के उन्नत प्रभेद से करे खेती, बढ़ेगा मुनाफा। फल क्षेत्र का रकबा बढ़ाने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार सघन बागवानी फसलों के उत्पादन पर लगातार जोर दे रही है। इसके लिए बागवानी मिशन के तहत किसानों को अनुदान दिया जा रहा है ताकि बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के साथ किसानों की आय में बढ़ोतरी की जा सके। इसी कड़ी में वैशाली जिले के किसानों को अमरूद और लीची का पौधा अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। हाल ही के दिनों में फसलों को पोषण प्रदान करने के लिए नई तकनीक इजाद की गई है जिसका नाम है नैनो यूरिया। फसलों में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किसान यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी तक यूरिया सफेद दाने के रूप में उपलब्ध था जिसका इस्तेमाल करने पर आधे से भी कम हिस्सा पौधों को मिलता था, बाकी जमीन और हवा में चला जाता था। भारत नैनो यूरिया को लॉन्च करने वाला पहला देश है। नैनो यूरिया के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि धान, गेहूं, तिलहन और सब्जियों जो भी उगाई जाती है उसकी क्वालिटी काफी बढ़ती है। 500 मिलीलीटर की यूरिया पूरे 1 एकड़ के खेत में काफी। इसके प्रयोग से पर्यावरण, जल और मिट्टी प्रदूषण मुक्त रहती है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में किसानों के लिए अधिक फसल उत्पादन करना सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए हमारे कृषि वैज्ञानिक भी इस चुनौती से निपटने के लिए नई नई तकनीक की खोज करते रहते हैं। ऐसी ही एक तकनीक है रेन आउट शिल्टर, जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में धान उत्पादन के लिए काफी बेहतर कारगर है। रेन आउट शिल्टर कृषि की एक ऐसी तकनीक है जिसमें अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में धान की खेती आसानी से की जा सकती है। दरअसल पॉली हाउस की तरह दिखने वाला रेन आउट शिल्टर पॉली कार्बोहाइड्रेट से तैयार किया जाता है जो किसी भी मौसम में फसल को सुरक्षित रखने में मदद करता है। शिल्टर के अंदर ही फसल की ड्रिप सिस्टम से सिंचाई की जाती है। रेन आउट शिल्टर में एक सेंसर लगा होता है जो बारिश होने की स्थिति में खुद ही फसल को ऊपर से कवर कर देता है और बारिश खत्म होने के उपरांत वापस अपने स्थान पर चला जाता है। इस तकनीक से खेती करने पर न केवल फसल उत्पादन में वृद्धि होती है बल्कि कीट व्याधि का भी खतरा काफी कम हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों में खेती में किसानों के बीच मुनाफेदार पौधों की खेती का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ा है। किसान बाजार मांग के अनुसार व्यावसायिक फसलों की खेती कर अधिक मुनाफा हासिल कर रहे हैं। इन्हीं फसलों में एक फसल है सर्पगंधा, जिसकी खेती कर किसान भाई कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर दृष्टि से सर्पगंधा एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है। इससे कई तरह की दवाइयां तैयार की जाती हैं। सर्पगंधा की कई प्रजातियां होती है, लेकिन सर्पगंधा की राउफोल्फिया एवं सर्पेंटिया सिर्फ 2 ही प्रजातियां प्रमुख है। राउफोल्फिया टेट्राफाइल्स दूसरी प्रजाति है जिसे औषधीय पौधे के रूप में उगाया जाता है। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में बांस का बाजार काफी बढ़ता जा रहा है। लोग अब प्लास्टिक के बजाय बांस के इको फ्रेंडली उत्पादों को अपना रहे हैं। इसलिए बांस की खेती करने वाले किसान
भाई बांस कटिंग मशीन लगाकर एक लघु उद्योग के रूप में इसे स्थापित कर सकते हैं। इस मशीन में अलग अलग डिजाइनों के ब्लेड लगाए जाते हैं जो कि जरूरत के हिसाब से बांस की कटिंग करता है। इसके बाद किसान भाई रोजमर्रा के सामान जैसे रसोई के लिए बर्तन, फर्नीचर, खिलौने, पेंटिंग, सजावटी सामान और हैंडीक्राफ्ट आसानी से तैयार कर सकते हैं। और अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। आइए अब एक नजर डालते हैं राजधानी की अंटा घाट सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू और प्याज के ताजा भाव। लाल आलू 1800 रुपए प्रति क्विंटल, उजला आलू 1600 रुपए प्रति क्विंटल, प्याज 1600 रुपए प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के मिजाज पर। अगले 24 घंटे में प्रदेश भर में तेज गर्म हवा चलने की संभावना बरकरार है। हवा की रफ्तार 17 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार। इसी के साथ यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा विराम के बाद हम जल्द लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 से 2021-22 तक शहद का उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2021-22 में 1,33,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 74,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं
यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 13,000 से अधिक मधुमक्खी पालक और 21 लाख मधुमक्खियों की कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आए और रोजगार के अवसर बढ़ाए। विराम के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, दुधारू पशुओं से अधिक और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन पाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनका विशेष ध्यान रखा जाए। जैसा कि आप जानते हैं, जल्द ही मॉनसून आने वाला है और मॉनसून के मौसम में इनमें कई प्रकार के रोग दिखते हैं। तो आज हम जानेंगे कि मॉनसून में दुधारू पशुओं में होने वाले रोग कौन से हैं और इनका रोकथाम कैसे किया जाए। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ रमेश तिवारी से। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, जब पशु व्यवसाय की बात आती है तो उसमें सबसे अहम रोल जो है वो दुधारू पशुओं में आने वाले मॉनसून में होने वाले संक्रमण से बचाव, कैसे उस संक्रमण से बचा जा सकता है। चूँकि अब गर्मी अपने चरम पर है और मॉनसून बस कुछ ही दिनों में मॉनसून दस्तक देने वाली है बिहार में और गाहे बगाहे कभी न कभी बारिश भी हो जाती है। तो जो मौसम का अप्रत्याशित परिवर्तन होता है उसमें भी कई बीमारियां विकसित होती हैं। सर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमेश तिवारी, जो बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के शल्य चिकित्सा विभाग के सह प्राध्यापक हैं। सर आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि दुधारू पशुओं में मॉनसून जब दस्तक देती है या जब मौसम बदलता है तब किन किन बीमारियों का खतरा अधिक होता है। मुख्यतः जैसे ही मॉनसून आती है तो मॉइस्चर कंटेंट जो एनवायरनमेंट का बढ़ जाता है और ये मान के चलें कि मॉनसून में और अभी के मौसम में मॉनसून जैसी आती है बीमारी होने की जो प्रोबेबिलिटी और उसका जो क्षमता है वो दुगना हो जाती है, चांसेस जो है बढ़ जाती है। जिसमें जो मुख्यतः हमेशा से होता आ रहा है आपका एचएस है, मॉइस्चर ज़्यादा होने के चलते गला घोटू जिसको बोलते हैं, लंगड़ी बीमारी है जिसमें जानवर लंगड़ाता है, इसको विस्तृत रूप से इसके क्या क्या लक्षण है वो भी बात करेंगे। खुर पका मुँह पका है और जनरली किसान भाई को चाहिए कि हम जब भी इसके रोकथाम का जो बात करते हैं, टीकाकरण जो है उपलब्ध है और टीका जब भी लगता है वो स्वस्थ पशु को लगता है। टीका लगाने से फ़ायदे ये हैं कि यदि बीमार होता है पशु आपका तो बीमारी का इलाज कराने में जो खर्च है, इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के बाद जानवर बचता भी नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी नुकसान है। जबकि हम यदि टीकाकरण की बात करें तो टीकाकरण हार्डली 20 से 50 रुपये का कॉस्ट आता है कि एनिमल में, जिसको लगा करके आप अपने पशु को सुरक्षित रख सकते हैं। तो मॉइस्चर जैसे बारिश का मौसम आएगा मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा तो ये मुख्य बीमारियां हैं। थनैला भी बढ़ जाता है, प्लस जो फीड जो खाने की चीज़ें जो जानवर के लिए रखते हैं वो भी पानी में भीगने का चांसेस रहता है। तो फीड का भी प्रबंधन जो है अच्छे से होना चाहिए, उसको
पूरा अच्छे से प्लास्टिक में कवर होना चाहिए ताकि मॉइस्चर ना लगे। तो मुख्य बीमारियों में पहला बीमारी हम एचएस गला घोटू से स्टार्ट करते हैं। गला घोटू में क्या होता है कि अचानक पशु को का गला जो में स्वेलिंग हो जाता है, पूरा मुंह से फेन जैसा निकलेगा, प्लस उस जानवर को सांस लेने में दिक्कत होगी और जब भी सांस लेगा तो घरघराहट जैसा आवाज़ आएगा, पशु को बहुत तेज़ बुखार होगी। तो ये साइन सिम्टम यदि आपके पशु में दिखता है तो आप मान के चलें कि उसको गला घोटू का बीमारी है। और इसमें एनिमल का डेथ बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होती है एनिमल को। तो इसके लिए तुरंत से पशु चिकित्सक से कंसल्ट करके उसका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि जब बीमारी हो जाती है उस समय वैक्सीन काम नहीं करता है। एक और चर्चा आपने की थी सर, थनैला। आमतौर पर जो ग्राउंड लेवल का बात हम पूछ रहे हैं सर, कि जनरली जब होता है थनैला तो पशु चिकित्सक या जो प्रैक्टिशनर हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो अंधाधुंध एंटीबायोटिक का इस्तेमाल उसमें थनैला में करते हैं। चूँकि हम भी उसके भुक्तभोगी रहे हैं पशुपालन से रह के सर, तो अंधाधुंध उसमें, तो वो क्या सही तकनीक है कि एंटीबायोटिक का लगातार इस्तेमाल किया जाए या किसानों को खुद जागरूक होना चाहिए? चूँकि कल्चर जैसी बात भी इसमें कही जाती है कि होना चाहिए, तो क्या करना चाहिए इसमें सर थनैला में? एक्चुअली थनैला का जो समस्या है वो ऐसी समस्या है कि एक बार अगर थनैला किसी जानवर को हो जाती है तो जिस थन में हुआ है एटलीस्ट उस ड्यूरेशन में, उस बयान में ये कह सकते हैं, उस थन में उतनी फुल कैपेसिटी के मिल्क ठीक होने के बाद भी नहीं आता है। वो दोबारा जब अगली बार जब गाभिन होगी और अगली बार जब बच्चा देगी तभी फुल कैपेसिटी में उसका मिल्क प्रोडक्शन आएगा। और ये जो एंटीबायोटिक यूज़ करने की बात है तो किसान भाइयों को चाहिए कि पशु चिकित्सक से संपर्क करें वो, और उनसे दवा लिखवा लें। बाकी जो अब प्रैक्टिशनर हैं उनके सहायता से उसका इलाज करा लें। और जो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी की बात है तो आज के डेट में बहुत सारे लैब है, आदमी की लैब है प्लस वेटनरी की भी लैब है, जहाँ पे मिल्क सैंपल ले जा कर के दिया जा सकता है और वहाँ पे एक स्पेसिफिक गाइडलाइन मिल जाती है कि यही एंटीबायोटिक आपकी इस बीमारी में अच्छे से काम करेगी, सटीक होगी। और किन किन समस्याओं से, चूँकि जब मौसम का बदलाव होता है सर, वायरल डिजीज के अलावा जो वायरस संक्रमित होने वाले हैं, इसके अलावा किन किन क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? चूँकि कभी कभी खाने पीने से भी कई बीमारियां हो जाती है, तो खान पान में मानसून आने के बाद सर कई तरह के घास जो ओपन चरने वाले हैं, खुले में चरने वाले हैं, उसमें खान पान में भी ध्यान रखना चाहिए। उसमें है कि लस पास्चर बोलते हैं उसको, बारिश होगी तो नए नए घास उगेंगे, उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होंगे, प्लस बहुत सारे ऐसे पौधे उगते हैं जो टॉक्सिसिटी करते हैं, पॉइजनस प्लांट होते हैं, उसको भी पशु खा लेते हैं। तो उस ड्यूरेशन में एटलीस्ट हम लोगों को बाहर नहीं खोलना चाहिए, पशु को घर में ही खिलाना चाहिए। घास जब थोड़े मैच्योर हो जाते हैं इसके बाद आप उसको काट करके खिलाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। प्लस जैसे ही बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाता है, आप जिस जगह पे पशु को रखते हैं उस जगह की साफ़ सफाई अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि वो जगह गंदगी होने के चलते वहाँ पे बैक्टीरियल कंटामिनेशन ज़्यादा होते हैं और पशु के अस्वस्थ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाती है। उसकी खान पान की जो रख रखाव, भूसा और जो खाने की जो वस्तुएं हैं उनकी रख रखाव अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर के चलते उनमें भी फंगस लगता है और आफला टॉक्सिन का प्रॉब्लम आता है। सावधानियां ही बचाव है, मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। टीकाकरण पर सबसे अधिक हमारे विशेषज्ञ ने टीकाकरण पर जोर दिया है। आप बचाव ही सबसे बेहतर इलाज है, होने के बाद परेशानियां बढ़ जाती है। तो आप ध्यान दें हमारे विशेषज्ञ की बातों पर, अच्छे उत्पादन, अच्छी आमदनी के लिए। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि मॉनसून में दुधारू पशुओं में होने वाले रोग कौन से हैं और उनकी रोकथाम कैसे की जाए। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं मत्स्य पालन की। मत्स्य पालन में तालाब प्रबंधन की प्रक्रिया काफ़ी अहम हो जाती है, लेकिन आज हम जानेंगे कि तालाब में मत्स्य बीज संचय से पूर्व तालाब का प्रबंधन कैसे किया जाए। और इस विषय में हमें विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर पवन कुमार शर्मा। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, अब मछली जो हमारे किसान भाई पालने के लिए सोच रहे हैं,
तालाब में उसका जो जीरा होता है उसे डालने के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सामने लेकर आए हैं, और ताकि उनको मछली पालन में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। और आज का जो हमारा विषय है वह है तालाब में मत्स्य बीज संचय पूर्व प्रबंधन। और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, जो विषय वस्तु विशेषज्ञ मत्स्यिकी कृषि विज्ञान केंद्र माधवपुर पश्चिमी चंपारण में कार्यरत हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर, मछली पालन हेतु किस तरह का तालाब हमारे किसान भाई बनाएं? देखिए, मछली पालन हेतु जब तालाब निर्माण की बात आती है तो उस समय कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का ध्यान रखना आवश्यक है, ताकि किसान भाई अच्छे तरीके से उत्पादन ले सके। और जो बहुत परंपरागत तरीके से खेती करके जिस तरीके के नुकसान होते हैं उनसे बचा जा सके। इसमें सबसे पहला आता है कि तालाब का आकार किस तरीके का हो। कुछ लोग जो है वर्गाकार बना लेते हैं, कुछ आयताकार बना लेते हैं, कुछ गोलाकार बना लेते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आयताकार तालाब जो है ज़्यादा उपयुक्त होता है मछली पालन के लिए। पहला विषय तो ये हो गया। दूसरा विषय क्या है कि तालाब की निश्चित गहराई भी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि किसान भाई बहुत ज़्यादा गहरा तालाब बना देते हैं, 10 फीट से ज़्यादा गहरा बना देंगे, 15 फीट गहरा बना देंगे तालाब, तो वो तालाब जो है मछली पालन के लिए उपयुक्त नहीं हो पाता है। इसके लिए किसान भाइयों को ये ध्यान में रखना है कि 1.5 मीटर से 2 मीटर के बीच की गहराई तालाब की होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गहरा जब तालाब हो जाता है तो नीचे तली में प्रकाश नहीं पहुंच पाता है और उस वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वहाँ पे नहीं हो पाती है और वो एक डार्क जोन के रूप में क्रिएट हो जाता है। दूसरा विषय दिक्कत क्या होती है कि तापमान के अंदर जो है डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, यानी कि ऊपर की सतह का टेम्परेचर तो ज़्यादा हो जाता है, नीचे जो बॉटम है उसमें टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो कभी कभी थर्मोक्लाइन बन जाता है और थर्मोक्लाइन बनने से मछलियों की मास मोर्टेलिटी हो जाती है। तो ये भी एक विशेष पहलू है। 1.5 मीटर से कम का अगर गहराई रखेंगे तो बहुत ज़्यादा ओवरहीट होने की संभावना रहती है। सर, हमारे जो नए किसान जो मछली पालन की शुरुआत करना चाहते हैं जी, और वो इस क्षेत्र में अभी नए हैं जी, तो उनके लिए जैसा कि आपने बताया कि उचित संसाधन तालाब के लिए होना चाहिए। उस सर हम इसी परिप्रेक्ष्य पे आते हैं कि जो तालाब की मिट्टी हो, जी, जो उसमें पानी भरा जाए, तो वो कितनी गुणवत्ता युक्त हो, उसकी क्या प्रक्रियाएं हैं सर, इसके बारे में हम अपने किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचाना चाहेंगे। जी सर। इसमें क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि किसान भाई जल्दबाजी में तालाब तो बना देते हैं, लेकिन पानी जब भरते हैं, जब कल्चर गोइंग ऑन होता है तो पता चलता है कि उसमें पानी का रिसाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, बार बार पानी डालना पड़ रहा है, तो वो एक बड़ा परेशानी का कारण हो जाता है और कल्चर जो है कभी कभी फेल हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जब तालाब आप बनाने का विचार लाएं तो सबसे पहले तालाब जहाँ पे बनाना है उसकी मिट्टी का आप परीक्षण करवाइए। उसकी मिट्टी क्ले मिट्टी होना आवश्यक है, क्योंकि क्ले मिट्टी में के जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, उनके बीच का जो गैप है वो बहुत कम होता है, वो 0.002 माइक्रोन के आसपास में होता है। तो उससे क्या है कि रिसाव नहीं हो पाता है। अगर वही मिट्टी मान लीजिए रेत है, सैंड है या फिर आपका जो है सिल्ट है, तो वहाँ पर रिसाव की संभावना ज़्यादा रहेंगी और बार बार पानी डालना पड़ेगा। तो ये एक मिट्टी का विषय हुआ। पानी की गुणवत्ता के बारे में अगर बात करें तो पानी का जो फैक्टर्स हैं, जैसे पीएच मान है, पीएच एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो मछली के उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। इस पीएच का जो सूटेबल उपयुक्त वैल्यू मछली पालन के लिए है वो है 7 के आसपास, यानी कि 6.5 से 8.5 के बीच में अगर मान लीजिए पीएच मान है तो ठीक है। अगर 6.5 से कम आ रहा है तो खतरनाक हो सकता है, 8.5 से ऊपर जा रहा है तो भी मछलियों के जीवन के लिए हानिकारक है। सर, बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों तक पहुंच रही है। इसी क्रम में जो अगला सवाल है वह यह है कि जो हमारे किसान भाई जो मछली पालन करने के लिए जो अपनी तैयारी कर चुके हैं, तो जो बीज का चयन है, तो बीज चयन में उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सब कुछ व्यवस्था अच्छी हो जाए लेकिन बीज अच्छा नहीं अगर मान लीजिए दिया जा रहा है तो वह भी उत्पादन को प्रभावित करता है। कभी कभी मान लीजिए बीज की गुणवत्ता ठीक नहीं तो उसमें रोग लगने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो किसान भाइयों को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि बीज ऐसी मत्स्य बीज उत्पादन इकाई से खरीदना है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या किसी स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी के द्वारा सर्टिफाइड होनी चाहिए, प्रमाणित होनी चाहिए, एक्रीडिटेड संस्था होनी चाहिए, वहाँ से बीज खरीदें। दूसरा क्या करना है कि बहुत छोटे साइज का बीज
तालाब के अंदर नहीं डालना है। बीज आपको डालना है फिंगरलिंग साइज़ का। फिंगरलिंग साइज़ का बीज डालने से, फिंगरलिंग साइज़ मतलब हो गया 8 से 10 सेंटीमीटर जिसका साइज़ होगा, उसको डालना। और उसको डालने से फ़ायदा क्या होगा कि जो परभक्षी होंगे, जैसे जो कीट वगैरह हैं, जो मेंढक वगैरह हैं उस तालाब के अंदर, या कोई और दूसरे परभक्षी हैं, वो उसको डैमेज नहीं कर पाएंगे और उसकी सर्वाइवल रेट ज़्यादा आएगी, जिससे किसान भाई का जो मछली पालन इकाई का उत्पादन है वो अधिक प्राप्त होगा। एक तो विषय ये हो गया। दूसरा ये है कि जो बीज ट्रांसपोर्टेशन करके ला रहे हैं उसको पॉली बैग में पैक होता है, उसमें ऑक्सीजन और पानी दोनों होता है। उसको सीधा पानी के अंदर ले जाके नहीं खोलना है, उसको कम से कम 10-15 मिनट तक पानी के अंदर स्टे करके रखना है, ताकि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाए और जब आप छोड़ेंगे बीज को तो एकदम से स्ट्रेस में वो बीज नहीं आएगा और उत्पादन और सर्वाइवल रेट अधिक प्राप्त होगा। सर, तालाब निर्माण की जो प्रक्रिया है जी, एवं उसका जो प्रबंधन है, तो सर इसके लिए सरकार के द्वारा क्या सहायता का जो प्रावधान क्या है इसका? देखिए, अभी वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा एक बहुत बड़ी योजना चल रही है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये 2020-21 में स्टार्ट हुई और 2024-25 तक ये चलेगी। इसमें कुल जो सरकार का निवेश है 20,050 करोड़ रुपये का है। उसमें से पर्टिकुलर तालाब निर्माण के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर के प्रावधान बनाया है कि कोई भी एक किसान, इंडिविजुअल किसान 2 हेक्टेयर तक के तालाब के लिए प्रपोजल भेज सकता है और उसमें प्रति हेक्टेयर 7 लाख रुपये तक का प्रपोजल सबमिट होगा, जिसका 40% जनरल के केस में और 60% SC, ST और वुमेन के केस में सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया कि थोड़ी सी सावधानी बरतकर आप मछली पालन में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आर्थिक उन्नति का मार्ग सुदृढ़ तरीके से प्रशस्त कर सकते हैं। और इतनी अच्छी और बेहतरीन जानकारी देने के लिए हम अपने कृषि विशेषज्ञ का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी हमने आपको पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां दी। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में ऐसी ही कुछ और जानकारियों के साथ हम आपसे फिर से करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।